गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ पर। पिछले हमने कई वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर बात की थी कि किस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है। हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पर। ओके, इसके अलावा हमने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक चार्ज पर कि किस तरह हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कन्वर्ट करते हैं कूलम से इनटू ईएसयू, फिर ईएसयू से हम बैक किस तरह कन्वर्ट करेंगे इनटू कूलम। ओके, सो दैट वाज द क्वाइट मैथमेटिकल स्टेप्स वी डिड इन प्रीवियस वीडियो। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ जो है ये बहुत एक फंडामेंटल लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, बिकॉज इट गिव्स अस द इंटरेक्शन, द बिहेवियर बिटवीन द 2 point charges when they are brought close together each other or when they are move away from each other. What is the relation between the two opposite charges? What is the relation between the two same charges? So all the steps are really quite mathematical. So that's the reason that you can be evaluated in the entry test. Okay, because the Coulomb's law gives us about the quantitative analysis about the point charges. Okay, so आज हम कूलम्स लॉ पर बात करेंगे। हम कूलम्स लॉ पर बात करेंगे ऑन बोर्ड लेवल भी हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम एंट्री टेस्ट लेवल भी बात करेंगे। सो कूलम्स लॉ जो है इसकी अपनी ही सिग्निफिकेंस है। ओके, सो माय नेम इज़ अफाक अहमद एंड वेलकम टू अफाक अहमद कोचिंग अकेडमी। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? सो द कूलम्स लॉ स्टेट दैट, ओके, यहाँ पर हेडिंग दे दे स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर हेडिंग दे दे स्टेटमेंट। ओके, सो कूलम लॉ हमें यह बताता है कि द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges, between 2 point charges is directly proportional to, is directly proportional to product of their magnitudes, product of their magnitudes, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को देख ले। दैट सेज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को देख ले। देयर आर टू थिंग्स विच हैज़ टू बी नोटेड। द फर्स्ट वन इज 2 point चार्जेस। ओके, द सेकंड वन इज दैट द square of the distance between them. So according to this law, let's make it in a diagram. Okay, यहाँ पर मैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन डायग्रामेटिकली। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हमारे पास 2 point चार्जेस हैं, ओके, लेट्स से वी हैव 2 point चार्जेस, ओके, ऑफ सेम नेचर। यहाँ पर आप देख ले ये 2 point चार्जेस हैं Q1, Q2, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिम लेट्स सपोज टू बी R। ओके, दैट इज सपोज टू बी R। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस R है, ओके, और ये डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल कूलम्बिक फोर्स एज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, ये आपको याद रखना होगा। ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं दैट इज़ फ्रॉम द सेंटर। ओके, सेंटर। अब यहाँ पर ये जो सेम चार्जेस है, सो ऑफ कोर्स सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा कि दिस चार्जेस विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज Q1 एंड सिमिलरली चार्ज Q1 विल मूव अवे फ्रॉम चार्ज Q2। अब यहाँ पर चार्ज Q1 पर जो है, चार्ज Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो दैट्स वाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय charge Q2 on charge Q1 is F12, okay, and similarly the force exerted by
the force exerted by charge q1 on charge q2. Okay, so this is F21. okay, ये आप याद रखें, these forces are equal in magnitude and that will be opposite in direction to each other. Okay, keep in mind, this is the most important thing which we are going to discuss in next concepts. Okay, keep in mind this kind of thing, because in unit vectors and vectorial form, this diagram will be the most important thing to understand its mathematical form and the importance of the vectorial form. Okay, so यहाँ पर जो distance है that is r. okay, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें क्या करना होगा कि ये जो फोर्स है, ओके, जो फोर्स है that is directly proportional to the magnitude of charges q1 and q2. okay, that is directly proportional to the magnitude of charges q1 and q2, and this force is inversely proportional to the square of the distance between them. okay, so this is our equation number 1 and this is our equation number 2. okay, so I can write this that F is directly proportional to q1 q2 if I combine equation number 2 with equation number 1. okay, सो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है. ओके, अब याद रखें कि जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना चाहूँ, सो इफ़ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट प्रोपोर्शनलिटी, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनलिटी विथ सम कांस्टेंट. सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनलिटी विथ कांस्टेंट, दे कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी. ओके, सो अब यहाँ पर अगर मैं कोई कांस्टेंट डाल लूँ, सो कांस्टेंट विल मल्टीप्लाई विथ प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी. ओके, सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ. सो एफ is equal to k q1 q2 divided by r square. okay, अब ये हमारे पास कूलम लॉ है. okay, that is actually the mathematical form of the कूलम लॉ. okay, where k is proportionality constant और k की जो है ये अपनी वैल्यू है, that is 1/4 pi epsilon naught. okay, is equal to 9 multiplied 10 raised to power 9. okay, 10 raised to power 9. अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करूँ, so that is Newton meter square per coulomb square. okay, that is the unit of K. okay, अब हम कूलम्बिक कांस्टेंट पर आगे बात करेंगे. कूलम्बिक कांस्टेंट की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम 9 मल्टीप्लाइड 10 raised to power 9 इन SI यूनिट. ओके, क्योंकि K जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर. सबसे पहले जो है वो है परमिटिविटी. ओके, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसके अलावा ये मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि K की वैल्यू जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. अगर परमिटिविटी जो है, अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करूँ, दैट इज 1 फॉर द वैक्यूम फॉर एयर. ओके, सो 9 मल्टीप्लाई 10 raised to power 9 हमारे पास आएगी. अगर आप जो है इसके अलावा परमिटिविटी वाटर में चेक करेंगे, सो दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ द एयर. ओके, सो हम उस पर भी बात करेंगे. सिमिलरली 9 मल्टीप्लाई 10 raised to power 9 की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइन सेंटीमीटर पर ESU स्क्वायर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट CGS, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू. सो आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत लेंथी लेक्चर होने वाला है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा दैट विल बी टोटली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पेपर्स एज वेल एज दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्री टेस्ट लेवल. सो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख ले कि जो F मैंने लिखा है, यहाँ पर F हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है एरो नहीं डाला. ओके, एरो मैंने इसके ऊपर नहीं डाला. सो दैट इज एक्चुअली द स्केलर फॉर्म. ओके, दैट इज एक्चुअली द स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, दैट इज एक्चुअली द स्केलर फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ. ओके, दैट इज कि अक्सर इसी मैथमेटिकल फॉर्म से क्वेश्चन में आपको इवालुएट कर दिया जा सकता है. चलो उसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि आप इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर. ओके, अब ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये वाला इक्वेशन मैंने इससे लिया है, लेकिन ये कब हमारे पास पॉसिबल होगा, व्हेन द चार्जेस जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का वो हमारे पास कांस्टेंट होगा. ओके, सो फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है टू द रेडियस
between the two charges. Okay, so this is the relative force is inversely proportional to the relative charges. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी इक्वेशन से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। इवन कि अगर आप ICA की बुक खोलें तो उसमें एक क्वेश्चन है कि if the radius between the two charges is 5 centimeter, then the force between the two charges is 8 dyne. Okay, but if you increase that radius from 5 to 10 centimeter, then what will be the force between the two charges? Okay, so this kind of concept, this kind of question comes from this kind of mathematical form, and this mathematical form can be derived from this equation. Okay, so we are going to first derive this equation, then we will going to solve some questions on this equation, and after that we will move to the vectorial form and what kind of MCQs जो है उसमें आपको evaluate कर दिया जा सकता है from the vectorial form of the Coulomb's law. तो सबसे पहले आप इस तरह कर ले कि आप स्क्रीनशॉट ले ले या जो है आप इसे लिख ले. ओके, अच्छा तो मिटाऊं इसे. ओके, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ. ओके, सो कूलम्स लॉ जो है इसमें बहुत से स्टूडेंट को मसला तभी पैदा होता है जब इसमें जो परमिटिविटी के क्वेश्चंस हैं वो ले आते हैं, क्योंकि परमिटिविटी के क्वेश्चन जो है वो वाटर के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी और स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी. सो उस किस्म के क्वेश्चन भी जो है उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है कूलम्स लॉ के हवाले से हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे. सो लेट्स से कि हमारे पास F1 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, दैट इज़ R1 स्क्वायर. ओके, सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करूँ, F2 की अगर मैं बात करूँ, सो लेट्स से F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर आप देख लें कि अगर मैं इन्हीं दो इक्वेशन को जस्ट डिवाइड कर लूँ, लेट्स से दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. ओके, सो दिस विल बी F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. ओके, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, सो दिस विल बिकम द R2 विल बी जो है इसको मैं ऊपर ले आऊँगा. सो दिस विल बी R2 स्क्वायर और KQ1 Q2. ओके, सो K will cancel this Q1 Q2 will cancel with this Q1 Q2, and what I left with that F1 divided by F2 is equal to R2 square or R1 square. Okay, this is the form about which I was talking earlier, that this is the most important form. अगर इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, सबसे पहले आप इस तरह कर ले कि इस फॉर्म को सबसे पहले आप नोट कर ले. ओके, सबसे पहले आप इस फॉर्म को नोट कर ले. अच्छा, लिख लिया, मिटाऊं इसे. ओके, तो इसे मैं मिटा रहा हूं. ओके, क्योंकि अभी तो हमने इसे डिराइव किया है. ओके, इसकी डिराइवेशन तो सिंपल डिराइवेशन है, पर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं ईटा के हवाले से अगर मैं बताऊं, सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, क्वेश्चंस में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस is 5 centimeter. Okay, then the force between them is this is actually the electrostatic force. Okay, then the electrostatic force or the force between them is 8 dyne. Okay, is 8 dyne. और जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, when the distance becomes 10 centimeter, then the force is okay. So option A 2 dyne, option B 4 dyne, option C 6 dyne, option D 8 dyne.
ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू। ओके, इसके सोल्यूशन में चलो ब्लू पे लिख देता हूँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 5 सेंटीमीटर देन द फोर्स बिटवीन देम इज 8 डाइन। ओके, बट व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स 10 सेंटीमीटर देन द फोर्स इज, ओके, सो दैट इज 2 डाइन, 4 डाइन, 6 डाइन, 8 डाइन। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द आंसर वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू सॉल्व। ओके, सो हमें पता है कि हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया, दैट वाज F1 डिवाइडेड बाय F2, दैट इज एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन द फोर्स इन with their respective distance। okay, that was r1 square। okay, क्योंकि force जो है that is F1 is inversely proportional to r1 square and F2 is inversely proportional to the r2 square। okay, so जब हमारे पास F1 जो है वो हमारे पास कितना था, that was 8 dyne। okay, so that was 8 dyne। okay, सिमिलरली दैट वाज 8 डाइन। चलो इसको मैं यूनिट के साथ नहीं लिखता क्योंकि टाइम वेस्टिंग है, और F2 जो है वो हमें फाइंड करना है। ओके, लेकिन जो R2 है हमारे पास, सो R2 इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर मैं R1 की बात करूँ, सो दैट इज़ 5। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसे ओके सिंप्लीफाई करूँ, सो दैट विल बी के 8 और F2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25। ओके, इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि F2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ पर आप देख लें, मैंने सिंपली F2 को ऊपर ले आया हूँ यहाँ पर। ओके, सो F2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ पर अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लूँ 8 के साथ, सो दिस 8 विल बी कैंसल विद दिस 8। ओके, यहाँ पर मैं 8 लिख लूँगा, सो 25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 25 multiply 8 is equal to 200। okay, 200 divided by 100। okay, so this will be of course 2 dyne। okay, so the correct option यहाँ पर कौन सा है, the correct option is option B because 2 dyne is the correct option। जब हमने इसको सॉल्व किया, so 2 dyne। okay, so 2 dyne is the correct option। ओके, 2 डाइन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको 2 डाइन, इस डाइन की यूनिट के हवाले से कुछ बात बता दूँ कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ओके, द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज़ डाइन। ओके, फोर्स इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और यहाँ पर जो SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है। ओके, इसके अलावा पाउंड FPS सिस्टम भी है। ओके, FPS सिस्टम भी है। सो SI में जो फोर्स की यूनिट है दैट इज़ ऑफ कोर्स न्यूटन। CGS में जो फोर्स की यूनिट है दैट इज़ डाइन। ओके, दैट इज़ डाइन। और जो FPS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है दैट इज़ पाउंड। ओके, ये बस आपको याद रखना होगा। ओके, क्योंकि इस पर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट ईयर के कोर्स में, मैंने न्यूटन सेकंड लॉ पर वीडियो बनाई थी। आई थिंक दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ, द लेक्चर वाज ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। उसमें मैंने कन्वर्जन पर बात की, हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू कूलम, हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, हाउ टू कन्वर्ट डाइन इनटू न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 डाइन किसके बराबर है, 1 पाउंड किसके बराबर है, हाउ टू कन्वर्ट पाउंड इनटू CGS, हाउ टू कन्वर्ट पाउंड इनटू SI। सो ऑल द स्टफ वी डिड वाज रियली क्वाइट मैथमेटिकल। लेकिन आज जब मैंने इस पर बात की कि किस तरह जो है फोर्स वो न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर है, सो लेट मी मेक इट क्विक। ओके, सो F इज इक्वल टू M। हमें पता है कि मास का जो यूनिट है दैट इज़ kg, एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो हमें पता है कि kg को हम इस तरह लिख सकते हैं कि kg इज इक्वल टू किलो 10⁻³ ग्राम, मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 1 मीटर जो बराबर होता है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। ओके, और सेकंड अपनी जगह पर। सिमिलरली मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 10⁻³ व्हेन द बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर एडेड 3 + 2। ओके, दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा कि 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डाइन। ओके, सो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई। न्यूट फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। ओके, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ये आपको याद रखना होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ओके, अच्छा जी, अब तो हमने इस पर क्वेश्चन भी किया है। ओहो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलो, जो बाकी रह गया है अल्लाह के बंदों से तो लिख लेना।
अच्छा तो लिख लिया, मिटाऊं इसे मैं? ओके मिटा देता हूँ इसे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, जिसमें अक्सर पूछा जाता है परसेंटेज चेंज इन द कूलम्बिक फोर्स। ओके ये भी एंट्री टेस्ट में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं ईटा के हवाले से आपको बताऊं, सो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज बिटवीन द मोमेंटम, वो बस जो भी क्वेश्चन हो उसमें परसेंटेज चेंज की कोई बात ही करेंगे। ओके सो कूलम्स लॉ की अगर मैं कुछ परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूँ, ओके सो उस पर चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ आपको। लेट इज दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके इफ द कूलम्बिक फोर्स, ओके लेट्स से कि इफ द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज एफ। ओके इफ द, चलो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ। ओके इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इल्म में इजाफा हो जाएगा। ओके इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज एफ। ओके if the distance between the two charges is double, if the distance between the two charges, if the distance between the two charges is doubled, okay if the distance between the two charges is doubled, okay doubled, okay if the electrostatic force between the two charges is if the electrostatic force between the two charges, between the 2 point charges लिख देता हूँ, it will be more better. okay between the 2 point charges is if the distance between the two charges is doubled and the magnitude, okay the magnitude of each charge, okay the magnitude of each charge is also doubled, okay is also doubled, okay is also doubled, then what is the percentage change in the coulombic force? okay what is the percentage change? okay what is the percentage change? okay what is the percentage change of कूलम्बिक फोर्स? ओके ऑफ द कूलम्बिक फोर्स। ओके अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो कूलम्बिक फोर्स है ये कौन सा फोर्स है बाय नेचर। कीप इन माइंड के ये कूलम्बिक फोर्स जो है ये इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर। ओके ये भी याद रखे अल्लाह के बंदो, ये भी याद रखे। मोटी मोटी आंखें तो निकालिए कसम तो कितनी भी समझ दो तो समझ आंदी कि नहीं आंदी। ओके सो इफ यहाँ पर ए में क्या लिख रहा हूँ, इफ ए इज ऑप्शन ए में क्या लिख देता हूँ 0%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 200% एंड ऑप्शन डी इज 150%। ओके लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू। ओके क्वेश्चन में हमको क्या बताते हैं कि क्वेश्चन में हमें यह बता रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस इज एफ। ओके बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज डबल्ड। ओके यहाँ पर मैं सोल्यूशन लेकर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो लिखें, लिख के नोट करते जाएं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 point चार्जेस इज डबल्ड। ओके इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज डबल्ड लिखें। सो सोल्यूशन में क्या लिखूंगा कि हमारे पास जो पहला एफ था दैट वाज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके लेट्स से दिस वाज आवर एफ प्राइम। ओके अब क्वेश्चन के हवाले से मैं क्या लिखूं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो डबल हो गई। ओके सो पुट आर इज इक्वल टू 2r। ओके पुट आर इज इक्वल टू 2r। इसी तरह चलो इसको मैं आर प्राइम लिख देता हूँ। ओके और Q1 और Q2 सो ईच चार्ज जो है वो डबल हो गया। चलो इसे मैं और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो क्या लिख रहा हूँ कि लेट दिस इज अवर एफ प्राइम। ओके और जो एफ हम फाइंड कर रहे हैं सो के अपनी जगह पर Q1 विल बी 2Q1 मल्टीप्लाई बाई 2Q2 डिवाइडेड बाई 2r होल स्क्वायर। ओके 2r होल स्क्वायर क्योंकि r हमारे पास डबल हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस डबल। ओके सो दिस विल बिकम दैट f इज इक्वल टू के अपनी जगह पे। ओके लेकिन 2 को अगर मैं बाहर लिख लूँ सो दैट विल बी 4k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर स्क्वायर लूँ सो दैट विल बी 4r स्क्वायर। दिस 4 विल कैंसिल दिस 4। what I left with that if also is equal to k Q1 Q2 divided by r square। अच्छा अब अगर मैं परसेंटेज चेंज फाइंड करूँ, ओके अब अगर मैं परसेंटेज चेंज फाइंड करूँ, ओके इसको तो मैंने उड़ा दिया। अच्छा जी अगर मैं परसेंटेज चेंज फाइंड करना चाहूँ सो दैट विल बी
सो दैट विल बी, लेट्स से के एफ हमारे पास जो है उसको मैं माइनस कर लेता हूँ। ओके, उससे मैं माइनस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं तो लिख देता हूँ कि एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम माइनस एफ। ओके, एफ प्राइम माइनस एफ। ओके, या इसे मैं एफ प्राइम की जगह मैं लिख लेता हूँ, चलो एफ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 में मैं जो है से फाइंड करना चाहता हूँ। ओके, सो एफ प्राइम मेरे पास कितना था, देट वाज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, सब्ट्रैक्टेड बाय, कौन से सब्ट्रैक्ट करूँगा, देट विल बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो that have same magnitude, so that will cancel each other, multiply 100। तो अगर ज़ीरो को आप 100 से नहीं कि अगर आप 1,00,000 से भी मल्टीप्लाई कर ले तो ये ज़ीरो ही निकलेगा। सो देयर इज़ अ परसेंटेज चेंज 0%। 0% याद रखे कि इस तरह क्वेश्चन में आपको एवालुएट कर दिया जा सकता है बच्चों। कूलम्स लॉ सिर्फ पढ़ना नहीं है कि इट इज़ एक्चुअली द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ये वो वाला फोर्स नहीं है। अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी, तो अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि जब हम विक्टोरियल फॉर्म पे आएंगे ओके, सो दैट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले आप इस तरह कर लें कि सबसे पहले तो आप इनको नोट कर दें। अच्छा जी, तो मिटाऊँ इसे। ओके, चलो इसको मैं उड़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक्चुअली मैंने गलती की है, यहाँ पर आप चलो डबल प्राइम डाल दो, क्योंकि अगर ये सिंगल प्राइम होता सो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते। ओके, सो या फिर यहाँ पर 1 आता और दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। ओके, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली विक्टोरियल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। और अब जो है कूलम्स लॉ का अपना ही मज़ा होगा। ओके, क्योंकि विक्टोरियल फॉर्म जो है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो व्हाट इज द विक्टोरियल फॉर्म जो है कूलम्स लॉ सेज, it says that consider 2-point charges okay of same nature। okay, let's consider 2-point charges Q1 and Q2। okay, सो ये दोनों चार्जेस जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका चार्ज सेम है। सो ऑफ कोर्स दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1। ओके, सो दैट इज F12। ओके, यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट इज एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन के हवाले से आपको एक बात बताऊं, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर, ये फोर्स जो होगा ओके दिस विल बी अलोंग दिस लाइन। ओके, ये आप याद रखिए, दिस फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन नो मैटर वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स जो होगा वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा। ओके, दिस फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन। ओके, एंड दिस फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर की बारे में आपको बताऊं, चलो सबसे पहले तो मैं फॉर्म लिख देता हूं। सो स्केलर फॉर्म क्या था, दैट वाज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरो के साथ मस्त फोर्स को। ओके, सो दिस विल बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एरो डालूँ तो कहाँ पे डालूंगा, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड तो मैंने एरो डाला है, अभी इक्वेशन की इसी साइड भी तो एरो डालना है। ओके, अच्छा ये भाई कहेगा कि मेरे ऊपर क्यों एरो नहीं डाला। ओके, सो फोर्स तो अपनी जगह पे आएगा, लेकिन एरो में डालू कहाँ पे, अरे कांस्टेंट के ऊपर तो मैं एरो नहीं डाल सकता। अल्लाह के बंदो, कांस्टेंट को तो मैं हमेशा वेक्टर नहीं बना सकता। ओके, हमें हमेशा याद रखे कि कांस्टेंट को हम वेक्टर बना ही नहीं सकते। ओके, Q1 और Q2 की बात रही तो चार हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अभी भी कुछ ऐसे उल्लू के पट्टे होंगे वो कहेंगे कि सर चार्ज तो हमारे पास वेक्टर है। ओके, चार्ज की अपनी डायरेक्शन होती है। ओ नहीं, चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, लेट्स से दिस इज द चार्ज। ओके, चलो इसको मैं माइनस लेता हूँ। आप बताएंगे कि सर हर दफ़ा पॉजिटिव ही लेता है, पॉजिटिव, चलो माइनस ही लिख देता हूँ। सो यहाँ पर जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ दैट इज एनवर्ड एनवर्ड एनवर्ड। अरे अल्लाह के बंदो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हो तो ये जो है डायरेक्शन नहीं है। ओके, हम सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड पर बात करेंगे, 4 कूलम 10 कूलम 8 कूलम। ओके,
यहाँ पर अगर मैं एरो डालूँ तो चार्ज पर तो मैं नहीं डाल सकता। बात रही रेडियस की, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। रेडियस नहीं, रेडियस तो हमेशा हमारे पास वेक्टर होगा, क्योंकि रेडियस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस। सो रेडियस इज ऑफ कोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिर रेडियस जो है वो हमारे पास स्ट्रेट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास स्ट्रेट है। ओके, सो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इन टू सम केसेस। ओके, नॉट एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ रेडियस। ओके, यहाँ पर आपको यह बात रखना होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि रेडियस तो हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इसके ऊपर मैं एरो डालूं, क्या ये ठीक होगा? सोचो 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 बेटा, सोचो। अगर मैं इसके ऊपर एरो डालूं, क्या ये ठीक होगा? अल्लाह के बंदे नहीं, सोचो भी इस तरह मत। अगर मैं इसके ऊपर एरो डाल लेता हूं, सो वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड, वेक्टर कैन बी एडेड, वेक्टर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बट अ वेक्टर कैन नेवर एवर बी डिवाइडेड। तो रेडियस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसको मैं ऊपर एरो डाल दूं तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, हम तो मैथमेटिक्स का सत्यानाश कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ऐसा कभी भी मत करियो, इस तरह सोचियो भी मत कि मैं हमेशा रेडियस को जो है वो डिवाइड कर लूँगा। अगर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ F = Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं लिख सकता। ओके, ये केस हमेशा में याद रखिए। जब भी हम रेडियस, अगर हमारे पास वेक्टर है, तो हम इसको जब भी डिवीजन में लेंगे तो एज अ स्केलर जो है हम इससे ट्रीट करेंगे। ओके, हम इसे कभी भी वेक्टर नहीं लेंगे। सो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है कि अब यहाँ पर भी मैं एरो नहीं डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? क्या मैं इस तरह डाल सकता हूँ? नो। अगर मैं यहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर दीज विल कैंसिल ईच अदर। ओके, सो दीज विल कैंसिल ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशंस पर हमारे पास बनेंगे, यहाँ पर फोर्स के डायमेंशन होंगे, यहाँ पर एनर्जी के डायमेंशन होंगे। सो दिस विल बी आल्सो रॉन्ग। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर डालना होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, ताकि वो डायमेंशंस के साथ भी छेड़छाड़ ना करे। ओके, सो मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर डाल लूंगा साहिब। यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर डालूंगा। यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पर डाला क्योंकि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ओके, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। एंड यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन। अब यहाँ पर डायरेक्शन, ये तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ निकल आया, दैट इज वेक्टर फॉर्म, विक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू एक्सप्लेन विक्टोरियल फॉर्म आफ्टर द स्केलर फॉर्म। ओके, अच्छा बेटा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज द विक्टोरियल फॉर्म। अच्छा, तो आगे क्या बताऊँ? आगे इसमें क्या है? अच्छा, यूनिट वेक्टर की बात है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि F1 टू दिस डायरेक्शन, सो यूनिट वेक्टर विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 टू वर्ड्स चार्ज 2। ओके, दिस इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यहाँ पर किस तरह होगी? दैट विल बी द यूनिट वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टूवर्ड्स चार्ज 1। ओके, सो दिस विल बी 1 2। okay, this will be sorry, I'm really sorry। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा, ओके, यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं, सो दिस विल बी R21। ओके, दिस विल बी R21। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर समझ में आएगा। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? R21। दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, और यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 2। ओके, इसी चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, इसी चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 2 टू वर्ड्स चार्ज 1। ओके, सो यहाँ पर आप देख ले कि यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन, अगर मैं इसी चार्ज की बात करूँ, सो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इसी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। सो इट मीन्स के यूनिट वेक्टर्स, ओके, यूनिट वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द ईच अदर। ओके, ये बात अपने साथ पहले नोट कर ले। ओके, यूनिट वेक्टर जो है इस पर हमने काफ़ी चर्चा की थी। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पर हमने यूनिट वेक्टर्स पर बहुत सारी ढेर सारी बात की थी। ओके, इसी तरह हम जो है फोर्स को भी लिख सकते हैं, फोर्स को भी हम लिख सकते हैं एज आ F12 इज इक्वल टू F21, क्योंकि बेटा फोर्स भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बट अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स के दे आर अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन, they have same magnitude, okay, but direction opposite है। so it means के unit vector
और जो फोर्स है ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। ये यूनिट वेक्टर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो हमें फोर्स का आइडिया देते हैं। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ हमें यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताते। ओके, सो ऐसा ना करियो कि ये दोनों हमें जो है यूनिट वेक्टर की न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करते हैं, दैट्स एक्चुअली द डायरेक्शन। लेकिन ये वाला जो है फोर्स है, फोर्स इज यूनिट थर्ड लॉ में भी फोर्स की बात हुई है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कॉन्फिडेंटली दैट दिस इक्वेशन आल्सो बेस्ड न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ है एक्चुअली। अगर आप इसको और से देखें, फोर्स जो है एक्शन है, रिएक्शन ये वाला है, नेगेटिव साइन एक्चुअली अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, स्केलर फॉर्म हमें ये फॉर्म एक्सप्लेन नहीं करता, ये जो है वेक्टर फॉर्म का कर्म है कि वो हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। सो वेक्टर फॉर्म का अपना ही कुछ मज़ा है, वेक्टर फॉर्म का अपना ही कुछ मज़ा है। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि वेक्टोरियल फॉर्म पर मैं सेपरेट कंसेप्ट डिलीवर करूँगा। ओके, वेक्टोरियल फॉर्म को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जब मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली के। ओके, दैट इज़ एक्चुअली के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, अच्छा, के की डायमेंशंस यूनिट्स हम पर बात करेंगे। के की डायमेंशंस और यूनिट पर अगर मैं बात, सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूनिट को डिराइव करता हूँ। ओके, सो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी के अपनी जगह पे। ओके, सो Q1 Q2 को इधर में ले आऊँ, सो दिस विल बी एफ इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2, आर रेडियस विल बी गो अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि के इज इक्वल टू एफ की जगह न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ के। ओके, और के की जो वैल्यू है उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यूनिट मेरे पास निकल आया, यूनिट मेरे पास निकल आया, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के। ओके, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूँ, हमें पता है कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो हम इस तरह कर लेते हैं कि 4 पाई से कांस्टेंट। ओके, सो हम इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सो के इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और के को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, फ़र्क जब पड़ेगा यूनिट्स पर पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर 1 ओवर के है। सो के यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ट्रिपल डिवीजन है तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आओ, कूलम को स्क्वायर को ऊपर ले आओ। सो दिस विल कम विद एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के, बट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, चलो उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻12 दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर इनवर्स। ओके, ये आपको याद रखना होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 पाई के साथ और फिर उस सब नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं उन सब पे, सो हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो बच्चों इसे नोट कर लो। ओके बेटा, नोट कर लिया, इसे मिटा दूँ इसे, चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूँ अब। ओके, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। ओके, दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के इन CGS सिस्टम, क्योंकि जब भी आप डिफिनीशन ऑफ के हो जब भी देखते हो तो वो कहते हैं कि के जो है वो हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, द फर्स्ट वन इज एप्सिलॉन नॉट। ओके,
जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ एक्चुअली परमिटिविटी। ओके, क्योंकि फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो फिर मसला क्रिएट होगा। तो डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, सिमिलरली द सेकंड थिंग जिस पे ये डिपेंड करता है दैट इज यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अक्सर कहते हैं बुक में कि द वैल्यू ऑफ के इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ओके, इसी तरह द के वैल्यू डिपेंड अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ओके, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे के की वैल्यू पे कि किस तरह हम के की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम SIN टू CGS बेटा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन ओके हेडिंग दे हाउ टू कन्वर्ट। ओके ओके, हाउ टू कन्वर्ट को छोड़े, चलो लिख दे व्हाट इज़ द वैल्यू। अच्छा, ये भी छोड़ दो। ओके, चलो MCQ बना लेता हूँ इससे। द वैल्यू ऑफ के इन CGS इज ओके, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ओके 2, ऑप्शन 3 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ओके, फॉरगेट अबाउट यूनिट्स। ओके, यूनिट लिख देना, चलो यूनिट भी लिख देता हूँ। ओके, दैट विल बी 9। ओके, नहीं 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 नहीं, के की जो यूनिट है दैट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय ओके एफ इज इक्वल टू के Q1 Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। सो के विल बी फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वेयर डिवाइड बाय कूलम स्क्वेयर। सो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वेयर। अक्सर ये यूनिट्स मुझसे भूल जाते हैं। ओके, सो दिस विल बी कूलम स्क्वेयर। ओके, अच्छा बेटा, एक और बात यह आई जो डायमेंशन पर तो मैंने बात ही नहीं की, डायमेंशन को भी चलो मैं कर देता हूँ। ओके, इसी क्वेश्चन में डायमेंशन को भी कवर कर लेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पर जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। सो CGS में 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ESU स्क्वेयर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ESU स्क्वेयर। ओके, और यहाँ भी 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ESU स्क्वेयर। ओके, चलो बेटा, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर ले। ओके, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख दे। ओके, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसे लिख दे क्योंकि इसे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि दैट कन्वर्जन विल कवर ऑल द बोर्ड। ओके ओके, लिख दिया बेटा, मिटाऊँ इसे। अच्छा जी, हम वैल्यू ऑफ के को फाइंड कर रहे हैं इन CGS। ओके, सो हमें पता है कि के की जो वैल्यू है सोल्यूशन। ओके, के की जो वैल्यू है, चलो ग्रीन पे लिख देता हूँ। ओके, से मैं के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ओके बेटा, हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, और हमें यह भी पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह अगर मैं कूलम की बात करूं कि कूलम की जगह मैं क्या लिखूं। ओके, सो कूलम की जगह मैं लिखता हूं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU। बेटा, ये दो चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन की थी न्यूटन के सेकंड लॉ में। ओके, न्यूटन के सेकंड लॉ में। सो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी, सो सबसे पहले अगर इस कन्वर्जन का उनको पता नहीं कि डायन किस तरह न्यूटन को कन्वर्ट करे, न्यूटन किस तरह डायन को कन्वर्ट करे, सो आप वेक्टर चैप्टर को खोले प्लेलिस्ट में और न्यूटन सेकंड लॉ पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको ओपन करें। ओके, इसी तरह कूलम की अगर मैं बात करूँ सो इसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, लेक्चर नंबर 3। ओके, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU। सो हमें यहाँ पर सिंपली इस वैल्यू को पुट करूंगा। सो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई न्यूटन की जगह मैं क्या लिखूँ, न्यूटन की जगह मैं लिखूँ 10⁵ डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँ, दैट विल बी 10⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि स्क्वायर जो है वो पावर हमेशा यूनिट पे भी आएगा। ओके, ये बात तो आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में आपको पता होगी। कूलम की अगर मैं बात करूँ सो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU। ओके, होल स्क्वायर। ओके बेटा, सो दिस विल बिकम 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, अच्छा ये अब देखें इसको। ओके,
दिस विल बिकम 9 ओके मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 ओके मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 ओके बेटा। इसी तरह अगर यहाँ मैं बात करूँ सो देट विल बिकम 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 दूनी 18 ओके। सो यहाँ पर बेस सेम है ओके एक्सपोनेंट क्या होंगे 8 होंगे ओके। सो 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 प्लस 5 14 ओके 9 प्लस 5 14 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 okay so this will be 18 यहाँ पर 9 multiply 10 raised to power 18 so these will cancel each other what I left with 1 dyne okay 1 dyne centimeter 1 dyne centimeter square per ESU square ओके बेटा। सो कौन सी वैल्यू आई ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर आप टिक कर देख के ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द वैल्यू ऑफ के इन CGS सिस्टम इज 1 दैट्स व्हाई वी से दैट के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है परमिटिविटी पे ओके रिलेटिव परमिटिविटी में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ओके क्वेश्चन करेंगे ओके। तो के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है परमिटिविटी ओके ऑफ द मीडियम एंड द सेकंड वन इज यूनिट ऑफ सिस्टम ओके। सो यूनिट ऑफ सिस्टम इज CGS है यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास निकल आया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास निकल आया। सबसे पहले आप इसको नोट कर ले कर लिया नोट बेटे। अच्छा इसको अब हम यूनिट डिस्कस करेंगे के की क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो हमने एक्चुअली डिस्कस की है। डायमेंशन पर बात करेंगे बेटा डायमेंशन पर बात करेंगे ओके। अच्छा जी सो हमें पता है कि के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके। ये यहाँ पर अगर मैं इसके डायमेंशन फाइंड करना चाहता हूँ सो हमें पता है कि न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर ओके। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू IT Q की जगह कूलम I की जगह एम्पेयर T की जगह सेकंड ओके। सो दिस विल बिकम एम्पेयर सेकंड स्क्वायर ओके। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट kg मीटर स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड पावर 4 ओके। So this will become ml square okay ml cube okay q के meter square multiply meter that will be m cube so this will become l cube okay एम्पेयर को ऊपर ले आए ओके सबसे पहले सेकंड को ऊपर ले आए सबसे पहले फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसको लिखें सो देट विल बी सेकंड सो सेकंड पावर 4 विल बी टाइम ओके। सो टाइम -4 और एम्पेयर की जगह -2 ओके। सो ये हमारे पास डायमेंशन निकल आए ओके। ये हमारे पास डायमेंशन है किस चीज़ के दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ के बेटा इसे नोट कर ले ओके इसे नोट कर ले। दीज आर द डायमेंशन ऑफ के ओके कूलम्बिक कांस्टेंट के डायमेंशन। अच्छा अगर मैं एप्सिलॉन की परमिटिविटी की अगर मैं डायमेंशन फाइंड करना चाहूँ सो हमें पता है कि के इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट फॉरगेट द 4 पाई ओके 4 पाई को गोली मारे। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डायमेंशन फाइंड करूँ सो सिंपली क्या करूँगा m यहाँ पर पॉजिटिव है सो m को मैं इस तरह लिख लूँगा -1 L जो है वो पॉजिटिव पावर है सो दिस विल बी नेगेटिव इसी तरह ये नेगेटिव है दिस विल बी पॉजिटिव ओके और एम्पेयर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा बेटा नोट करते जाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ओके। सो ये जो डायमेंशन है these are the dimension of absolute permittivity okay and these are the dimension of k so very important point बहुत ही important point है बहुत ही important point है। सो आज हमने बात की कूलम्स लॉ पर ओके कूलम्स लॉ को हमने डिफाइन किया फिर हमने सीरियसली हौले जो है उस पर बात की और डायग्राम पर फिर मैथमेटिकल फॉर्म पर फिर स्केलर फॉर्म पर फिर स्केलर से लेके हमने कुछ क्वेश्चंस को डाला ओके उसको सॉल्व किया फिर हमने बात की इसी तरह हमने बात की
विक्टोरियल फॉर्म पर। विक्टोरियल फॉर्म से हमने न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई किया, दैट न्यूटन थर्ड लॉ इज ओबेड बाय द कूलम्बिक लॉ। ओके, कूलम्स लॉ सेटिस्फाई द न्यूटन थर्ड लॉ। फिर हमने बाद में कुछ क्वेश्चन किए, हमने कूलम्स लॉ के की यूनिट्स फाइंड किए, के यूनिट्स को कन्वर्ट किया इनटू फ्रॉम SI से लेकर CGS, और अच्छा लास्ट में हमने इसकी डायमेंशन जो है फाइंड की, क्योंकि वो मुझसे भूल गया था डायमेंशन। ओके, सो आई होप के आपको वीडियो पसंद आई हो। Thanks for watching the video. Really thanks for watching the video, and thank you very much. Have a good time.